अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। आज सबक नंबर 2 की इब्तिदा करने से पहले आपसे मैं कुछ तफ़हीमी सवालात करूँगी। स्क्रीन की तरफ तवज्जो से देखिए और मैं एक वाक़या पढ़ रही हूँ, उसको तो गौर से सुनिए और सवालात के जवाबात मैं ही आपको दूँगी, लेकिन वाक़ये को समझने की कोशिश कीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। वो हमेशा अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे। एक रात वो गश्त कर रहे थे कि एक मकान से कुछ गुफ्तगू की आवाज़ें सुनाई दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मकान में होने वाली गुफ्तगू को गौर से सुनते हैं। माँ अपनी बेटी से कह रही है, बेटी दूध में पानी मिला दो। ये सुनते ही बेटी ने कहा, माँ क्या तुमने खलीफा का वो ऐलान नहीं सुना कि दूध में पानी मिलाना ममनू है। माँ ने कहा, बेटी क्या खलीफा तुम्हें देख रहे हैं। बेटी ने कहा, खलीफा तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। ये गुफ्तगू सुनकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और दूसरे दिन अपने एक ग़ुलाम को इस लड़की के घर रवाना किया और अपने लड़के से निकाह का पेशकश किया। इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लड़के का निकाह उस ईमानदार लड़की से कर दिया। तो बच्चों, सवाल समझने की कोशिश कीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी रियाया की खबरगिरी किस तरह करते थे? वो रातों में गश्त करके सब टहलते हुए या फिर घूमते हुए या फिर फिरते हुए रियाया का हाल चाल जानने की कोशिश किया करते थे। सवाल 3, माँ ने अपनी बेटी को क्या हुक्म दिया? माँ ने अपनी बेटी को हुक्म दिया कि दूध में पानी मिला दो। बेटी ने क्या जवाब दिया? बेटी ने माँ से कहा, माँ क्या तुमने खलीफा का वो ऐलान नहीं सुना कि दूध में पानी मिलाना ममनू है। सवाल 5, लड़की का जवाब सुनकर हज़रत उमर ने क्या किया? लड़की का जवाब सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतासिर हुए और एक ग़ुलाम को भेजकर उस लड़की से अपने बेटे के निकाह की पेशकश की। तो बच्चों, इसका मतलब ये है तुलबा में यानी तालिब इल्म में सादगी पसंदी, मजहबी रवादारी, वसीउल नज़र यानी सोचने समझने का दायरा अपना वसी होना चाहिए, कुशादा दिली यानी हम अच्छे दिल से साफ़ नीयत से, जज्बात अपने ख़यालात व एहसासात फीलिंग इमोशनल, अदल व इंसाफ यानी सच्चाई परस्त को फ़रोग़ देना इसी सबक का मकसद है। तो बच्चों, आप लोग जान चुके होंगे कि इस सबक का नाम क्या है। इस सबक का नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह है। हमने ये वाक़या जो पढ़ा था उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़ा था। ये कौन थे? मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। लेकिन हम आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ के बारे में मैं आपको मुख्तसर बताऊँगी, देख लीजिए। मुसन्निफ़ का तारुफ़, शिबली नोमानी 1857 में बंदोल ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए शिबली नोमानी? इसके लिखने वाले शिबली नोमानी हैं, वो बंदोल ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए 1857 में। 18 साल की उम्र में अरबी फ़ारसी और इस्लामी उलूम की तालीम हासिल की। 18 साल की उम्र में ही वो कौन कौन से अरबी और फ़ारसी इस्लामी उलूम की तालीम हासिल की। वालिद के इसरार पर वकालत का इम्तहान पास किया, यानी वो वकील बन गए। कुछ दिन वकालत, फिर मुलाजिमत की, फिर मुलाजिमत यानी नौकरी की, लेकिन पेशों में इनका दिल ना लगा। पेशे मतलब काम नौकरी में उनका दिल ना लगा और वो अलीगढ़ चले गए। कहाँ पैदा हुए थे? आज़मगढ़ में पैदा हुए थे, लेकिन मुलाजिमत में दिल नहीं लगने की वजह से वो कहाँ चले गए? अलीगढ़ चले गए। सर सैयद ने इनकी सलाहियतों का अंदाज़ा किया, यानी उनके पास खूबियाँ अच्छाइयाँ कूट कूट कर भरी हुई थी और इन्हें फ़ारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया। यहीं इनके जौहर खिले, यानी वो जब यहाँ पे सर सैयद के पास गए तो उनकी सलाहियतों का अंदाज़ा सर सैयद को हो चुका था और इन्हें फ़ारसी के प्रोफेसर के लिए मुकर्रर किया था और यहीं से उनके अच्छे दिन आने शुरू हो गए। वो सर सैयद की तहरीर से वाबस्ता हो गए और अपने क़लम के ज़रिए इसको तरक्की देने लगे। 16 साल तक अलीगढ़ से वाबस्ता रहे। कौन सी? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे। कहाँ पर है? अलीगढ़ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। और सर सैयद के इंतकाल के बाद उससे ख़ता ताल्लुक़ कर लिया, यानी सर सैयद का इंतकाल जैसे ही हो गया यूनिवर्सिटी भी उन्होंने छोड़ दिया। कौन सी यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। सैयद अली बिलगिरामी की ख्वाहिश पर हैदराबाद आए। वो पहले कहाँ पैदा हुए थे? आज़मगढ़ में पैदा हुए, अलीगढ़ में रहने लगे। फिर उसके बाद अलीगढ़ में ही सर सैयद की तहरीक से वाबस्ता होकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काम करने लगे। उसके बाद सर सैयद के इंतकाल के बाद वो यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, अलीगढ़ छोड़ दिया।
और उसके बाद हैदराबाद आए और सररिश्ता उलूम व फ़नून के नाजिम मुकर्रर हुए। नदवा के हालात ख़राब हुए तो इसकी इस्लाह के लिए लखनऊ चले गए। हैदराबाद के बाद क्या किया उन्होंने, लखनऊ चले गए। आखिरी उम्र आज़मगढ़ में बसर हुई, क्योंकि वो आज़मगढ़ के थे क्योंकि हकीकी वतन उनका आज़मगढ़ था, तो ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में वो दोबारा फिर वापस आज़मगढ़ चले गए, जहाँ दारुल मुसन्निफ़ीन की बुनियाद डाली। एक इदारा खोला, एक क्या बोलते ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक तंजीम उन्होंने खोली जिसका नाम था दारुल मुसन्निफ़ीन, और सीरत नबवी की तसनीफ़ में मसरूफ़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब लिखने में मसरूफ़ हो गए। तसनीफ़ मतलब थीसिस या फिर डेजर्टेशन या फिर मखाला या फिर किताब बोलेंगे। इनकी मशहूर तसानीफ़, कई सारी इनकी लिखी हुई किताबें हैं जिनमें मुख्तसर आप देख लीजिए। तसानीफ़ अल-मामून, सीरत नोमान, सफ़रनामा मिस्र शाम व रोम, अल-फ़ारूक़ अल-ग़ज़ाली, सवाने मौलाना रोम, इल्मुल कलाम, मावाज़िना अनीस व दबीर, अल कलाम, शेरुल अजम, सीरतुन नबी हैं। और बहुत बड़े अदीब, निखात, मौरिख़ और शायर थे। यानी उनमें एक ही साथ क्या क्या थे, अदीब भी थे, निखात भी थे और शायर भी थे। इल्मियत और मजहबियत के बावजूद इनकी ज़बान में सादगी और शगुफ्तगी और रवानी पाई जाती है। यानी उनका कलाम इतना वसी नहीं था कि समझने से आम लोग भी अगर पढ़ भी लेते तो उनका कलाम, उनकी लिखी हुई बातें आम इंसान को भी आसानी से समझ में आ जाती थी। 1914 में नदवा लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। आज़मगढ़ में पैदा हुए 1857 में और 1914 में इनका इंतकाल हुआ। तो बच्चों, आज हम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में मुख्तसर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने के बाद पहले वो बड़ी व शान व शौकत की ज़िंदगी गुजारा करते थे, लेकिन खलीफा बनने के बाद ही इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। उन्होंने शाहाना ठाट बाट को तर्क कर दिया। सारे कीमती लिबास, सामान और बीवी के ज़ेवरात बैतुल माल में दाखिल कर दिया और इंतहाई पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने लगे। बच्चों, इसको समझाने के लिए मैं आपको अगली क्लास में तफसीली तौर पर समझाऊंगी, हर हिस्से को अलग अलग तरीक़े से। तब तक आप मुताला करते रहें और सबक को समझने की कोशिश करते रहें। अगली क्लास में मैं आपको मुकम्मल तौर पर तफसीली तरीक़े से आपको समझाऊंगी। आज आपका होमवर्क है मुश्किल अल्फाज और अल्फाज माने, जो ऑलरेडी आपको PDF सेंड कर दी जा चुकी है, उसको देखना है और आपका लेसन मुकम्मल करना है। समझ में आ गया ना बच्चों? जज़ाकल्लाह खैर।